21 जुलाई 2021। पेगासस मामले में जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि सरकार ने मान लिया है कि उसने इस स्पाईवेयर का लाइसेंस खरीदा था। आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने इस मामले में केंद्र सरकार के कुछ विभागों में ये पूछते हुए आरटीआई लगाई थी कि पेगासस के लिए जो बजट अलॉट हुआ उसके बारे में बताया जाए। सीईआरटी इन ने इसके जवाब में उनको बताया कि ऐसी कोई सूचना उनके पास नहीं है, लेकिन इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन यानी आईएफडी ने उन्हें जो जवाब दिया है उसमें उसने माना है कि इस बारे में इतनी सूचना तो ही है कि पेगासस को खरीदने के लिए कुछ बजट एलोकेट किया गया था। साकेत गोखले का कहना है कि अब ये जानना बाकी है कि कितना बजट अलॉट हुआ और कितने पेगासस स्पाईवेयर के लाइसेंस खरीदे गए। पेगासस का ये मामला अब अमेरिका के वाटरगेट गेट स्कैंडल की याद दिलाने लगा है। साल 1972 में अमेरिका में रिचर्ड निक्सन ने अपने राजनीतिक दुश्मनों को ऑफिसों पर जासूसी कराने की कोशिश की थी, जिसे वाटरगेट स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। इस वजह से बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। भारत में जो जासूसी कांड सामने आया है, क्या उसके बाद मोदी जी पर कोई संकट आ सकता है? बड़े ही शर्म और हैरत की बात है कि भारत जैसे गरीब देश में करोड़ों रुपए मोदी जी ने सिर्फ विपक्षी नेताओं और तमाम पत्रकारों की जासूसी में उड़ा दिए। कितनी भयावह बात है कि जब देश की जनता ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत से जूझ रही थी, तब लोगों के टैक्स के पैसे उनके ऊपर न खर्च करके मोदी जी लोगों के फोन में पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर से जासूसी करवाने में लगे हुए थे। फ्रांसीसी अखबार लामोन ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी जब जुलाई 2017 में इजरायल गए थे, तब वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति बेंजामिन नेतान्याहू से उनकी लंबी मुलाकात हुई थी। इसके बाद पेगासस स्पाईवेयर का भारत में इस्तेमाल शुरू हुआ, जो आतंकवाद और अपराध से लड़ने के लिए $70 लाख में खरीदा गया था, यानी तकरीबन 50 से 55 करोड़ रुपए के बीच में। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि दुनिया के 45 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल होता है, फिर भारत पर ही निशाना क्यों? जैसा खुलासा हो रहा है कि मोदी जी ने पेगासस का इस्तेमाल सिर्फ अपने ही लोगों पर नहीं, बल्कि चीन, नेपाल, पाकिस्तान, ब्रिटेन के उच्चायोगों और अमेरिका की सीडीसी के 2 कर्मचारियों की जासूसी तक में किया है। द हिंदू अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी जी ने कई राजनयिकों और विदेश के एनजीओ के कर्मचारियों की भी जासूसी की है। पेगासस का लाइसेंस इंटरनेशनल समझौते के तहत मिलता है और इसका इस्तेमाल आतंकवाद से लड़ने के लिए आतंकी संगठन की खुफिया जानकारियों पर नजर रख करके उनका संजाल तोड़ने के लिए किया जाता है। लेकिन मोदी जी ने नियमों के विरुद्ध जाकर पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं, मानवाधिकारकर्ताओं के खिलाफ अपने निहित राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग किया है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी निगरानी की बात सामने आ रही है। ये बिल्कुल साफ दिखता है कि अपने राजनीतिक विरोधियों की हैकिंग कराने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस लेवल तक गिर चुके हैं। पेगासस प्रोजेक्ट के तहत द वायर और इसके मीडिया पार्टनर इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोबाइल फोन भारत के उन 300 सर्टिफाइड नंबरों की लिस्ट में शामिल है, जिनकी निगरानी करने के लिए इजराइल के एनएसओ ग्रुप के एक भारतीय क्लाइंट द्वारा पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई थी। वैसे गांधी अब इस नंबर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। राहुल गांधी के फोन की फोरेंसिक जांच नहीं हो पाई है, क्योंकि फिलहाल वो इस हैंडसेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसे वो 2018 और 2019 के बीच किया करते थे, और इसी दौरान उनका नंबर निगरानी लिस्ट में शामिल किया गया था। राहुल गांधी की हैकिंग करने की सनक इस लेवल तक थी कि उनके 5 करीबियों पर भी निशाना बनाने की तैयारी की गई थी, जबकि इन पांचों में से कोई भी राजनीतिक या सार्वजनिक कामों की भूमिका में है ही नहीं। क्योंकि राहुल गांधी के इन 5 करीबियों में कोई भी पब्लिक लाइफ में नहीं है, इसलिए उनके अनुरोध पर उनकी निजता की रक्षा के लिए पेगासस प्रोजेक्ट उनके नामों को पब्लिक नहीं कर रहा है। फॉरेंसिक जांच नहीं हो पाने के चलते ये बताना साफ संभव नहीं है कि गांधी के फोन में पेगासस डाला गया था या नहीं, लेकिन उनके करीबियों से जुड़े कम से कम 9 नंबरों की निगरानी के डेटा बेस में पाया जाना यह दिखाता है कि इसमें राहुल गांधी की मौजूदगी महज इत्तेफाक नहीं है। राहुल गांधी ने द वायर को बताया कि पहले उन्हें संदिग्ध व्हाट्सएप मैसेज मिले थे, जिसके बाद उन्होंने अपने नंबर और फोन बदल लिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की निगरानी मेरी या किसी विपक्षी नेता या फिर किसी भी नागरिक की गई है तो ये बिल्कुल ही गैरकानूनी और निंदनीय है। ये बड़ी बात है कि राहुल गांधी पर निगरानी करने की योजना ऐसे समय पर बनाना जब वो विपक्षी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और नरेंद्र मोदी के खिलाफ साल 2019 के आम चुनाव में अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, पूरी चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
राहुल गांधी के निजी फोन के अलावा उनके दो करीबी सहयोगियों अलंकार सवाई और सचिन राव के नंबर भी लीक हुए डेटाबेस में शामिल हैं। सचिन राव कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं जो अभी पार्टी कैडर को ट्रेनिंग देते हैं, जबकि सवाई राहुल गांधी के ऑफिस से जुड़े हुए हैं और आमतौर पर अपना अधिकतर वक्त उनके साथ ही बिताते हैं। सवाई का फोन 2019 में चोरी हो गया था और इस तरह से अब यह फॉरेंसिक जांच के लिए उपलब्ध नहीं है, जबकि राव ने कहा कि उनका फोन खराब हो गया है और अब ये स्विच ऑन नहीं होता है। राहुल गांधी के अलावा प्रशांत किशोर, अभिजीत बनर्जी जैसे वो नेता भी शामिल हैं जो मौजूदा राजनीति में एक अलग और सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और मोदी जी को पसंद नहीं आ रही वो भूमिका। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल की सुरक्षा लैब में किए गए स्पेशल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि पेगासस द्वारा फरवरी 2018 और जनवरी 2019 के बीच और फिर सितंबर 2019 से अक्टूबर 2019 और फिर अक्टूबर 2019 के बीच उनके फ़ोन के साथ छेड़छाड़ की गई थी। ये वही प्रोफेसर गिलानी है जिन्हें संसद पर हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में अक्टूबर 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था। इस फैसले को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2005 में बरकरार रखा था। जेल में रहने के दौरान भारी समर्थन हासिल करने वाले गिलानी ने जेल में बंद लोगों के लिए काम करने के लिए अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। देश भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कई मामलों से जुड़े रहे। उन्होंने अपने दोस्त रोना विल्सन, जो साल 2018 के एल्गार परिषद मामले में मुख्य आरोपी के रूप में नामजद है, उनके साथ मिलकर राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए एक समिति कमेटी फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनाई। पेशे से वकील गिलानी के बेटे सैयद आतिफ गिलानी ने अक्टूबर 2019 में अपने पिता के गुजरने के बाद भी उनके फोन को सुरक्षित रखा था। आतिफ ने बताया कि उनके पिता की मौत के महीनों बाद तक उनका फोन, उनका ईमेल हैक करने की कोशिश की जाती रही थी। इस फॉरेंसिक परिणाम ने न केवल हमारे संदेह की पुष्टि की है, गिलानी के अलावा लीक हुए डेटा ने साई बाबा डिफेंस कमेटी के 9 और सदस्यों एवं करीबी समर्थकों के नंबर भी शामिल हैं। रोना विल्सन और एल्गार परिषद मामले में उनके सह आरोपी और दिल्ली विश्वविद्यालय के एक सहयोगी प्रोफेसर हनी बाबू भी इस लिस्ट में शामिल थे। मोदी जी इस मामले को साजिश बता रहे हैं, जबकि एनएसओ ग्रुप का कहना है कि वो अपना स्पाईवेयर सिर्फ मोदी जी को ही बेचते हैं। वैसे नियम और शर्तों के उल्लंघन पर पेगासस की कंपनी एनएसओ भारत से मोदी जी से स्पाईवेयर का लाइसेंस रद्द भी कर सकती है, क्योंकि राजनयिकों और उच्चायोगों की जासूसी अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं का उल्लंघन है और एक अपराध भी है। अब वैश्विक बिरादरी इस खुलासे पर मोदी जी के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। बहरहाल फ्रांस ने मोदी जी पर हुए इस खुलासे पर अपने यहाँ जांच बैठा दी है। सरकारें फोन टेप करती हैं, उन्हें सुनती हैं, सर्विलांस पर भी रखती हैं, फिजिकली भी जासूसी कराती हैं। ये सब सरकारों के काम के अंग हैं। लेकिन पेगासस जासूसी अगर मोदी जी ने अपनी जानकारी में देश विरोधी गतिविधियों और आपराधिक कृत्यों के खुलासे के उद्देश्य से किया है, तो ये बात उन्हें संसद में स्वीकार करनी चाहिए। अगर ये जासूसी सत्ता बनाए रखने, ब्लैकमेलिंग और डराने के उद्देश्य से की गई है, तो ये एक अपराध है। मोदी जी को संयुक्त संसदीय समिति गठित करके इस प्रकरण की जांच करा लेनी चाहिए। जांच से भागने पर कदाचार का संदेह और अधिक मजबूत होगा। और सबसे हैरानी की जो बात है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी, इसका क्या उद्देश्य है? ये राफेल और जज लोया से जुड़े मुकदमों के दौरान अदालत के फैसले से बिल्कुल साफ जाना जा सकता है।